नमस्कार, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं दोपहर के 3 बज चुके हैं और वक्त है तमाम अहम खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की हार की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली, हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद हैं। साथ ही बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद हैं। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर मंथन हो रहा है। मोइली कमेटी जो कि आई और जो वीरप्पा मोइली हैं, पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बैठक में जो हार के कारण है उनको फाइंड करेंगे और पार्टी कैसे मजबूत हो सके छत्तीसगढ़ में अभी आगामी चुनाव को लेकर और लंबे समय तक उन सभी चीजों पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। तो फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली बैठक में मौजूद हैं और बैठक में जो तमाम दिग्गज हैं उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सभी इस बैठक में मौजूद हैं और आज रायपुर संभाग को लेकर बैठक है और इस बैठक में संभागवार लोकसभा सीटें जो आती हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। इधर जशपुर के बगिया में स्थापित सीएम कैंप कार्यालय का लाभ निरंतर लोगों को मिल रहा है। इस कार्यालय को और सुविधायुक्त बनाने के लिए सरकार ने कैंप कार्यालय में भवन निर्माण के लिए 206.17 लाख की राशि स्वीकृत की है। आज सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी परेशानियों का समाधान भी करेंगे। जनता की सेवा निरंतर जारी रहेगी। भवन निर्माण होने से कैंप कार्यालय में आने वाले लोगों की सुविधाओं में भी इजाफा होगा। और निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे और निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से मिलकर महापौर ने ज्ञापन सौंपा। परिसीमन से लेकर कई मामलों पर बातचीत की। एजाज ढेबर के साथ पार्षद दल पहुंचा था, आधा दर्जन लगभग विधायक पहुंचे थे और बातचीत के दौरान विस्तार न्यूज से एजाज ढेबर ने कहा कि ईवीएम से चुनाव का विरोध और खुद ईवीएम का विरोध नहीं है, बल्कि चुनाव निष्पक्ष हो सके, इन सब चीजों पर बातचीत हुई। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने पर भी संशय खत्म किया और कहा कि वादों नहीं, दावों के साथ हम जमीन पर उतरेंगे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ हैं। आज ईवीएम का विरोध करने आए थे और इनका कहना है कि जो निकाय चुनाव हैं उनमें प्रत्यक्ष तरीके से जो चुनाव हो वो बैलेट के जरिए हो। क्या क्या बातचीत हुई? देखिए, हम लोग ईवीएम का विरोध करने नहीं आए थे। पिछली बार की तरह हम भी चाहते थे कि इस बार जो इलेक्शन बैलेट पेपर से हुआ पिछली बार और कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आई, इस बार भी हम बैलेट पेपर से ही हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, क्योंकि बैलेट पेपर में लोगों को भरोसा है। हम 3-4 बात की, हमने परिसीमन की बात की, हमने बूथ की बात की। हम लोग करीब 5-6 मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी हम जो भी बातें आपने रखी है उसकी हम समीक्षा करके जो भी होगा इसका एक उचित निर्णय पे हम पहुँचेंगे। भाजपा के पार्षद ढोल नगाड़ा लेके घुस जा रहे हैं, आपके ऑफिस में बजा रहे हैं, ढम ढम थाली पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। सबको चुनाव लड़ना है, किसी को विधानसभा लड़ना है, उपचुनाव, किसी को महापौर चुनाव लड़ना है, तो वो लोग सब लोग अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए आप, आज राज्य निर्वाचन आयोग पहुंच गए। चुनाव में बहुत कम टाइम है, अब रोज ऐसे ही गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं दस्तक आप देते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट दस्तक। देखिए, हम लोग ये राजनीतिक वो नहीं है, मतलब ये राजनीतिक हम लोग नाटक नौटंकी नहीं है। अगर हम जिस मुद्दे को लेके जा रहे हैं वहाँ पर भी गए, हमारे पास एजेंडा था, चौड़ीकरण होना चाहिए। वो चौड़ीकरण को छोटा मोटा नहीं है, मतलब पिछले कई दशकों से आ रहा है, 20 साल से चला आ रहा है कि वहाँ चौड़ीकरण होगा, मगर नहीं हुआ। यहाँ पर भी आज हम लोग आए, बहुत बड़ा कारण है। ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिसीमन बराबर हो। ठीक है, तो ये थे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर। बेबाकी से इन्होंने बातचीत की और चुनाव के लिए कमर इन्होंने कस ली है, तैयार हो गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग से जो मांगे इन्होंने की हैं वो सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया और लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार। और बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला के थाने के भीतर जहर खाने का मामला सामने आया है। संगीन मामला है।
पुलिस के मुताबिक किशन रजक की शादी धृति से हुई थी। किशन रजक प्रियंका नाम की एक ज्योति से बात करने लगा। इसके साथ धृति परेशान होने लगी और उसने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में कर दी। वहीं गुरुवार को महिला पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट महिला ने थाने में ही जहर खा लिया। इधर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस का कहना है कि महिला ने थाने में जहर नहीं खाया है, वह बाहर कुछ ऐसा पदार्थ खाकर आई थी जिसके कारण उसे उल्टी होने लगी और इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। इधर भिलाई नगर थाना क्षेत्र मंगलवार की देर रात सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम से महज 50 मीटर की दूरी पर 2 युवकों पर गोली चलाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजा है। वहीं मुख्य आरोपी अमित जोशी और उसके सहयोगी की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में उपयोग कार और आरोपितों की निशानदेही पर गोली के खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि मंगलवार और बुधवार की रात सेंट्रल एवेन्यू ग्लोब चौक पर गोली चलने की घटना हुई। आरोपियों के खिलाफ भिलाई नगर थाना में पुराने मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। देखिए, 2 दिन पूर्व सेंट्रल एवेन्यू में ग्लोब चौक के लगभग 300 मीटर आगे अमित जोश और उसके साथियों के द्वारा बिना किसी कारण के रोड रेज की घटना पर गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। प्रकरण में थाना सेक्टर 6 कोतवाली में 307 और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान आज प्रकरण में शामिल 2 अभियुक्त, जिनका नाम अंकुर शर्मा और यशवंत नायडू है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त कार इनसे जब्ती की गई है। प्रकरण में अन्य 2 जो फरार आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जो गोली चलाया है अमित जोश और उसके साथ का एक अन्य आरोपी, इन दोनों की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जनपद पंचायत भरतपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लरकोंडा के ग्रामीणों ने बोल्डर चेक डैम निर्माण कार्य में शासकीय पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शासन द्वारा मनरेगा योजना के तहत गांव में नवीन गेबियन वॉल और बोल्डर चेक डैम का निर्माण कराया जाना था, लेकिन ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक प्रवीण तिवारी ने सरपंच और सचिव की मिली भगत से इस कार्य में खाना पूर्ति करते हुए पुराने गेबियन वॉल और बोल्डर चेक डैम में ही महज कुछ मीटर का कार्य करवाकर नए सिरे से काम कराते हुए राशि लेते हुए शासकीय राशि का गबन कर लिया। साथ ही जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे उन्हें इनका वेतन तक नहीं दिया गया। गैबियन और बोल्डर चेक स्वीकृत हुआ था, जिसको आज तक मेरे को पता नहीं है कि कितना स्वीकृत है और कितना नहीं है, जो कि सरपंच और रोजगार सहायक सचिव के द्वारा बिना प्रस्ताव के, बिना बैठक के, बिना जानकारी का बनवाया गया है। बोल्डर चेक डैम जो स्वीकृत हुआ था, इसमें से कि उप सरपंच के माध्यम से पिछले 2-3 विगत वर्ष पहले वाटर सेट के माध्यम से बनवाया गया था। उसी को रिपेयरिंग कर थोड़ा बहुत नया बोल्डर ला के उसमें डाल के और ये लोग बनवाए हैं और पैसा आहरण कर लिए गया है। और पेंड्रा के बाजारों में पुटू ने, माफ कीजिएगा, पेंड्रा के बाजार जो हैं, जो उनमें पुटू की जो है बहुत डिमांड बढ़ गई। पुटू एक सब्जी होती है। प्री मानसून के कुछ दिनों तक पाई जाने वाली इस स्वादिष्ट सब्जी की मांग इतनी ज़्यादा होती है कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी हो जाती है। इस साल सरई के जंगलों में इस सब्जी की जो है बहुतायत में मात्रा पाई गई। भारी डिमांड है और साल पेड़ के नीचे भुरभुरी मिट्टी वाली जगहों पर यह पाई जाती है और सरई के जंगलों में इस बार भी अच्छी खासी इसकी पैदावार हुई है। पेड़ों के नीचे हल्की निकली हुई ये नजर आती है और इस बारिश में अनियमितता से इसकी आवक जो है वो प्रभावित हो रही है। बारिश चूंकि हो रही है और इसके दाम में भी भारी इजाफा नजर आ रहा है। सीजनी सब्जी होने की वजह से लोग इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में घर में ले जाते नजर आ रहे हैं।
इसकी मांग बिलासपुर, रायपुर सहित अन्य बड़े शहरों में हो रही। दूर दराज के ग्रामीण इस सब्जी को लेकर बिक्री करते हैं। स्थानीय भाषा में इस सब्जी को पुटू कहा जाता है और कई क्षेत्रों में इसे बोड़ा या रुगड़ा भी कहते हैं। कारण ये है कि पुटू का आवक कम है। ये जो धूप पानी धूप के चक्कर में पुटू हो नहीं पा रहा है और जंगल की कटाई के कारण पानी नहीं गिर रहा। पानी ज्यादा गिरे तो पुटू आए और पुटू का मांग बहुत ज्यादा है। जो मार्केट में 200 रुपए किलो पुटू बिकना चाहिए वो अभी 3 दिन पहले 1600 रुपए किलो बिका है। अभी मार्केट में 800 रुपए किलो भैया। हम महंगा खरीदे हैं तब महंगा बेच रहे हैं। अभी इतना ही है कि बाद आएगा तो सस्ता मिलेगा। आज की डेट में इस महंगाई में सबसे ज्यादा अगर महंगी सब्जी है तो वो पुटू ही है। आज महंगाई के रेट में 200 रुपए पाव, 150 रुपए पाव तक बिक रही है चटनी पुटू। पुटू सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है छत्तीसगढ़ में, जिससे कि लोग खा ही नहीं पा रहे हैं, किसान वर्ग। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति के पहले साल 70% वेतन दिया जा रहा है, जबकि पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि 2 साल के भीतर उन्हें 100% वेतन दिया जाएगा। सरकार की इस घोषणा को लेकर मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। खास तौर पर नई नियुक्ति वाले कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि 12 अप्रैल 2023 को की गई घोषणा को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि छत्तीसगढ़ सरकार में नए कर्मचारियों को 100% भुगतान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि पूरा प्रकरण कमलनाथ सरकार के दौरान का है। कमलनाथ सरकार ने यह फैसला किया था कि पहले साल में कर्मचारियों को 70% वेतन दिया जाएगा, दूसरे साल 100% वेतन देने की तैयारी थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का भरोसा दिया, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। ये कहा था कि प्रथम वर्ष 70% और दूसरे साल हम 100% देंगे, तो मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ। मेरा तो सीधा ये कहना है कि पूर्व में जिस प्रकार 2 साल की परीक्षा अवधि का जो प्रावधान था, 2 साल की परीक्षा अवधि के प्रावधान का मुख्यमंत्री से मांग करेंगे और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांग रहे हैं। हमारे और भी बहुत विषय हैं कर्मचारियों के, जैसे हमारा गृह भाड़ा भत्ता है। ये जो आदेश जारी हुआ था वो आदेश ही बहुत गलत था कि जब पूरी प्रतियोगिता परीक्षा और सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कोई व्यक्ति नियुक्त होता है फिर उसको 70-80%, 90% स्टाइपेंड देना और तीसरे साल चौथे साल में उसको नहीं, ये मतलब एक बहुत ही गलत था और हम लोग तभी से इसका निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। हम लोगों ने तो इसको एक काला नियम की संज्ञा दी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने जब पदभार ग्रहण किया था 2020 में, तो उन्होंने आते ही साथ इस बात को कहा था कि हम इसको ठीक करेंगे, और लेकिन अभी वो हो नहीं पाया। बीच में ये चुनाव की आचार संहिता वगैरह, पहले विधानसभा फिर लोकसभा ये रही, तो हमारी शासन से यही मांग है कि उसको शीघ्र उस आदेश को निरस्त किया जाए और पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में जहां बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है, उस 2 वर्षीय परिवीक्षा अवधि का प्रावधान समसामयिक होकर युवाओं के लिए हितकारी हो सकेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं, और उस प्रावधान को पुनर्स्थापित किया जाना मेरे विचार से उचित होगा। और छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए हैं, बातचीत की है और उन्होंने इसके बाद मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल थे। बैठक में नक्सल मोर्चे और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है। यूनिफाइड बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, राज्य पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। यूनिफाइड कमांड का बैठक था और सामान्यतः साल में एक बार बैठक होता है, और इस बैठक में हमारे गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित थे। प्रदेश के सीएस, एसीएस होम, डीजीपी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे और नक्सलवाद पर आज विस्तृत चर्चा हुई। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर
जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे। खोमन साहू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। खोमन, यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म हो गई है कमेटी की, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, अंदर क्या क्या निर्देश दिए गए, क्या क्या चीजें हुई हैं? देखिए नीतीश, जिस तरीके से बैठक हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद पर कैसे काम करेगी उसकी पूरी एक रणनीति तैयार की गई है। किस तरीके से गांवों को जोड़ा जाएगा, नियत निर्णय जिस तरीके से योजना सरकार ने लाई है, मेरा सबसे अच्छा गांव, तो समझा जा सकता है जो कैंप लगाए जाते हैं नक्सल इलाकों में उसके आसपास के गांव को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे गांव में शिक्षा पहुंचाई जाए, कैसे जो स्वास्थ्य है वो पहुंचाया जाए, मूलभूत सुविधा है उसको कैसे पहुंचाया जाए, गांव के लोगों को कैसे जीवन बेहतर बनाया जाए, इस पर बातचीत हुई। और यही कारण है कि जो 6 महीने के कार्यकाल है सरकार के, जिसमें 100 से ज़्यादा नक्सली मारे गए, 400 ज़्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा 4 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ऐसे आने वाले दिनों में और कैसे एक्शन प्लान है, क्या कुछ तैयारियां है, उसको लेकर एक रणनीति बनाई गई है ताकि जो सुरक्षा बल के जवान हैं और जो पुलिस के अधिकारी है सभी लोग एक मंच पर बैठे और आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से कैसे बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करना है, इस पर जो है पूरी बिल्कुल। खोमन, दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री, इसके बाद सीधा क्या कुछ है दिल्ली को लेकर जानकारी, क्या कुछ अपडेट है? देखिए दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2 पद खाली है। नीतीश उसको किस तरीके से किसका नाम है उसको लेकर पिछले दिनों 1 सप्ताह में दूसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं। पिछली बार जब गए थे तो प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे, अमित शाह से मुलाकात किए थे, अब जब जाएंगे तो संगठन के मुखिया से जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले। इसके अलावा संगठन से जुड़े कई ऐसे आला नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो 2 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल करने उसको लेकर कैसे सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाया जाए, कैसे दोनों से आम सहमति बनाकर नाम आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री आज रवाना हुए हैं। जाने के बाद संगठन के नेताओं से मुलाकात कर देंगे। मुलाकात करने के बाद जो 2 लोगों का नाम जो लेके आएंगे उनको वो जो है मंत्री पद का शपथ दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। खोमन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर जिसे संस्कार धानी कहा जाता है, वहां से बहुत संवेदनशील और बड़ी खबर है। कटंगी में गौवंश और जानवरों के अवशेष मिलने के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने घटना के विरोध में कटंगी बंद किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, जिला प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। 2 दिन पहले गौवंश के अवशेष यहां मिले थे, जानवरों के कंकाल मिले थे। रिपोर्ट में शासन ने गौ हत्या जैसी बात से इनकार किया था। इधर 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट होना है। मानसून सत्र से पहले विपक्ष की क्या रणनीति है उसको लेकर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले विपक्ष कई मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हैं। सर, 1 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या तैयारी है विपक्ष की? पूरी तैयारी, जो विपक्ष का कार्य है उस दायित्व का निर्वहन करेगी कांग्रेस। जो जनहित के विषय हम उनको उठाएंगे, जो छात्र हित के, किसान हित के विषय हम उनको उठाएंगे, सरकार से चर्चा करेंगे, सरकार को आईना भी दिखाएंगे और सकारात्मक पहल करेंगे कि अच्छे निर्णय की तरफ सरकार आगे बढ़े। रही बात क्योंकि बजट सत्र है तो बजट को लेकर के भी इस बात की हम लोग भी चिंतन करेंगे कि भाई इतना जो कर्ज सरकार ला रही है इसको कैसे चुकाया जाएगा आने वाले समय में। बजट किन कारणों से लेना पड़ रहा है, कि अनावश्यक बजट तो नहीं लिया जा रहा है क्योंकि पूर्व का भी बजट अभी तक जो है लैप्स हुआ नहीं है और वो यूज़ नहीं हुआ है। साथ ही में जो सरकार की मंशा है 3 तारीख को बजट लाने की, ये सबसे शर्मनाक बात है कि सरकार 3 तारीख को बजट लेकर के आ रही है और 3 तारीख को छात्रों से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण विषय सारे चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न सारे विधायकों के लगे हुए हैं। तो सरकार नर्सिंग घोटाले को, अपने कुकर्मों को दबाने के लिए, इन चर्चाओं से भागने के लिए 3 तारीख को बजट पेश कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को चर्चा तो इस पर करनी पड़ेगी। लेटर भी लिखा था आपने अभी विगत दिनों पहले, 5 लोगों के नाम है, कौन है ये 5 लोग? मैंने तो लिख दिया उसमें कौन है 5 लोग और क्या मंशा है मेरी लेटर लिखने की, लिख दिया। और जिनको लिखा है अब ये वो बताएं ये 5 लोग कौन हैं
और इन 5 लोगों से कोई रिश्ता है कि नहीं है, जो मेरी बात उनको कही है, जो मैं चिंता है जो मेरी, क्या वो मेरी चिंता सही है कि नहीं है, थोड़ी सी वो भी जांच कर लें, अपनी एजेंसियों के द्वारा जांच करवा लें। और मैं समझता हूँ जो मैंने बात कही है, क्योंकि मैं कोई भी बात बिना अध्ययन के, बिना तथ्यात्मक रूप के नहीं कहता हूँ, तो उस बात में ज़रूर दम निकलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे या मेरे से बोलते हैं तो मैं उसमें और विस्तृत जानकारी भी उनको अलग से प्रदान करूंगा, जिससे कि उनकी छवि धूमिल ना हो। ये मेरी भी चिंता है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी थे, जिन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र को लेकर तैयारी पूरी है। नरसिंह फर्जीवाड़ा जैसा मुद्दा हो जो विधानसभा में उठाएंगे। फिलहाल बजट को लेकर भी इन्होंने कहा कि बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस 3 तारीख को बजट आ रहा है उसे लेकर बातचीत की। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। 1 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। मानसून सत्र से पहले राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने विस्तार न्यूज से बातचीत की और कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। सत्र हंगामेदार रहेगा, विपक्ष और पक्ष अपना काम करेगा। साथ ही उन्होंने 200 दिन की काम और उपलब्धियों के बीच जनता के बीच रखने की बात कही है। 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र स्टार्ट होना है, लेकिन मानसून सत्र से पहले लगातार विपक्ष कह रहा है कि चाहे नरसिंह फर्जीवाड़ा हो या फिर अलग अलग मामले हो, उसको लेकर विधानसभा में उठाएंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहन सरकार में राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी। सर से बात कर लेते हैं। सर, विधानसभा का सत्र की शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारी है? अच्छी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष का अपना जो कार्य है वो विपक्ष करे, विपक्ष का रोल विपक्ष अदा करे। सत्ता पक्ष में 200 दिन की जो हमारी मध्य प्रदेश के विकास को लेके जो उपलब्धियां है वो जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है नरसिंह फर्जीवाड़ा हो, एक बड़ा मामला सामने आया है और जांच भी चल रही है, उस मामले को उठाने की बात बार बार कह रहा है। अब इसे कोई बचता नहीं है और कोई गड़बड़ी हुई है तो जांच समिति बन गई है, जांच कमेटी बन गई है, जांच हो रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई। दूसरी चीज, बजट भी पेश होगा। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे, अलग अलग विभाग के बजट का, क्योंकि पूर्ण बजट अभी पेश होने वाला है, सामने आ जाएगा। अभी बजट बंद है, देखते सामने क्या आता है। तो हमारे साथ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी थे, जिन्होंने हमसे बातचीत की। कहा कि मानसून सत्र की जो शुरुआत होने वाली है उसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है, विपक्ष अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात कहेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि योजना और नए कानून बनाने वाले कौन हैं? ये वही हैं जो वल्लभ भवन में बैठे हैं, जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए हैं। वहीं एमपी में प्रशासनिक सर्जरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ट्रांसफर का अधिकार सरकार को है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, क्या उन्हें सरकार के आसपास रहना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना 10 साल, इस पर स्वागत करते, लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने भी यार नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? क्या इनको 10 साल की विश्वास सारंग पे सजा होगी? देखिए, कोई भी अधिकारी यहाँ से वहाँ है, ठीक है, सरकार का अधिकार है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है, चाहे कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं आपको विधानसभा में भी नाम बताऊंगा, क्या ऐसे लोगों को सरकार के आसपास रहना चाहिए? ये सरकार को खुद को मंथन करना चाहिए। और मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्रहरी क्लब बनेंगे। नशीली दवाओं के सेवन और तस्करी को रोकने के लिए ये क्लब बनाए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालक डीएस कुशवाहा ने इसका आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश भेज दिया गया है। इसकी कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इधर इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष को थाने के बाहर गोली मार दी गई। सोचिए, दबंगों ने खेत की फसल ट्रैक्टर से बर्बाद कर दी। विरोध करने पर दबंगों ने जमकर मारपीट की। खेत पर कब्जा करने के मकसद से ये बदमाश आए थे। 6 बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और बलाई महासंघ के जिला अध्यक्ष को थाने के बाहर ही गोली मार दी गई। बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।